हेलो फ्रेंड्स, थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक नोट देख लेते हैं। पहले नोट क्या है कि एक आइडियल गैस के लिए चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सप्रेशन हो, आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो रहेगी, या फिर चेंज इन एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी जीरो रहेगी, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, उसका चेंज जो होगा जीरो रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट है तो चेंज क्या होगा, जीरो होगा। इसका क्या मतलब है, H2 - H1 कांस्टेंट है, H2 Hn तो सेम है, फिर डेल्टा H क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये चीज सिंपल सी आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी आइडियल गैस है उसके लिए अगर अपन इसका चेंज निकाले एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी तो वो जीरो रहेगी, क्योंकि वो उसके लिए सिमिलर रहती है। जैसे मान लो कोई भी एक आइडियल गैस है, तो ये सीधा सीधा आपको लर्न कर लेना। ये दोनों फंक्शन क्या होता है, इसको कहते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कहते हैं इनको। स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। देखो दो टाइप के फंक्शन होते हैं, पहला हो गया स्टेट फंक्शन, दूसरा हो गया पाथ फंक्शन। ठीक है, दो टाइप के फंक्शन होते हैं। स्टेट फंक्शन उन फंक्शन को कह दिया जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करें। अपने को बीच में क्या हो रहा है वो जाना है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, हीट या फिर इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक सुबह 5 बजे एक बीकर के अंदर वाटर बॉईल किया जिसकी इंटरनल एनर्जी थी 20 किलो जूल, और उसको मैंने 2-4 घंटे के लिए रख दिया। 9-10 बजे वापस चेक किया मैंने, तो उसकी इंटरनल एनर्जी थी 10 किलो जूल। अब बीच में कितनी हुई मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। बीच में और फिर से गर्म कर दिया मैंने बीच में, मान लो तो 20 से बढ़ के 30 भी हो गई, लेकिन मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैंने एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे मैं एनर्जी दूंगा, उसका डिफरेंस निकालूंगा, उसको कहते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन ये हो गया। जैसे फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। वैसे ये स्टेट फंक्शन हो गया जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। आपको सीधा याद रख लेना कि डेल्टा H और डेल्टा U क्या है, स्टेट फंक्शन है। बस क्वेश्चन आपकी यही काम आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि Q एंड W, वर्क डन एंड हीट क्या हो गया, पाथ फंक्शन हो गया। ठीक है, ये सीधा याद रख लोगे तो ये काम बनेगा। पाथ फंक्शन मतलब जो पाथ पर डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो मैं यहाँ से 10 किलोमीटर चल रहा हूँ, ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे गया। अगर मैं सीधा सीधा गया तो 10 किलोमीटर चलना पड़ा, घूम के गया तो 15 किलोमीटर चलना पड़ा। तो सीधी सी बात है कि 15 किलोमीटर चलूंगा तो मेरे को वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब वर्क किस पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पर डिपेंड करेगा। क्या पाथ क्या ले रहा हूँ उस पर डिपेंड कर रहा है। तो वर्क डन और हीट क्या हो गया, पाथ फंक्शन हो गया। इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। तो स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन के बारे में हमने देख लिया, ये इजीली याद हो जाएगा आपको, याद सीधा सीधा याद रख लेना है इनको। ठीक है, दूसरा अपन बात कर देते हैं अपन एंथैल्पी की। तो हीट कैपेसिटी की बात करें, एंथैल्पी अपन ने देख लिया था। हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं C से। देखो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या सिंबल याद रखना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी किससे डिनोट करेंगे, C से डिनोट करेंगे। हीट कैपेसिटी होता क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री ऑफ एनी सिस्टम। मतलब कोई भी सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो होती है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। राइट, चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला नंबर हो गया 5th अपन में। 4 पहले अपन देख लिए, 5वां ही है। ये जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ ये आगे न्यूमेरिकल में यूज आएंगे। अगर आप डायरेक्टली यही पढ़ के चले जाओगे तो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहाँ से अपन 2 फॉर्मूला और डिराइव करेंगे जो अपन पहले देख चुके हैं। मान लो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात करूंगे, तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या लिखेंगे अपन, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। अपन ये जानता है कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा U के बराबर होता है और डेल्टा T। तो ये नया फॉर्मूला बन गया कि डेल्टा C एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर है, डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। तो इसको अगर डिराइव करके लिखे अपन, इसी फॉर्मूले को डिराइव करके लिखे तो क्या आएगा, ये सिंपली आ जाएगा, ये था अपना डेल्टा C इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा T। ठीक है, और डेल्टा U क्या हो जाएगा, C एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा T।
अब एक चीज याद रखनी, अपन कोई भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं वो वन यूनिट के लिए करते हैं। तो यहाँ पे 1 मोल के लिए अगर हमें क्वेश्चन में अगर कोई मोल दे देगा, मतलब 4 मोल 5 मोल या n मोल, तो n मोल के क्या n यहाँ पे लगा देंगे अपन। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 6। सिंपली आपको ये रटना नहीं है, डिराइव अपन देख लिया कहाँ से आया, याद क्या रखना है, ये इससे क्या बन जाएगा, ये सिंपल सी बात हो गई। सिमिलरली एट कांस्टेंट प्रेशर बात करते हैं तो C हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Q एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन डेल्टा T। तो Q एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होता है, डेल्टा H के बराबर होता है। ये अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ये हो गया डेल्टा H के बराबर। सर यही फॉर्मूला इसकी तरह डिराइव कर लेंगे। डेल्टा H किसके बराबर हो गया, डेल्टा H हो गया Cp डेल्टा T। ये 1 मोल के लिए है, n मोल के लिए NCPDT, राइट। अब एनसीईआरटी में क्या है कि थ्योरी बहुत सारी दे रखी है, अगर आपसे थ्योरी पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे। वहां पे क्या है कि सारी चीजें स्टैंडर्ड में यूज की गई। जैसे एंथैल्पी की बात करें, डेल्टा एस एंथैल्पी स्टैंडर्ड ले लेगा, स्टैंडर्ड को वहां पे 0 माना है, ठीक है। डेल्टा यू है तो स्टैंडर्ड को क्या होना, 0 है। स्टैंडर्ड मतलब रेफरेंस मान लिया कि स्टैंडर्ड 0 है, आगे कैलकुलेट करेंगे उसी को बेस मानते हुए अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कैलोरी की। कैलोरी की डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर, किसका, पानी का। और हीट कैपेसिटी क्या होती है, एनी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, और कैलोरी क्या होती है, वाटर का 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए। और ये होता है 14.5 से 15.5 के आसपास की वैल्यू होती है। 14.5 से 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं कैलोरी, ठीक है। यूनिट है, बाकी कुछ उसको खा नहीं। और एक दो चीजें और याद रखनी कि 1 लीटर एटीएम किसके बराबर होता है। अगर 1 लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करना है तो इसमें जूल के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही आर की वैल्यू देखते हैं अपन। आर गैस कांस्टेंट होता है, आर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो 8.31 किलो जूल पर मोल पर कैलोरी, ठीक है। अगर इसको कैलोरी में वैल्यू चाहिए तो कैलोरी में 2 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी। देखो ये तो कॉमन ही है, यहाँ किलो जूल में चाहिए तो 8.31, कैलोरी में चाहिए तो 2 कैलोरी, और अगर लीटर एटीएम में चाहिए तो 0.0831 लीटर एटीएम पर मोल पर कैलोरी। सिंपल से है। जूल में चाहिए, जूल में चाहिए तो ये, कैलोरी में चाहिए तो ये, और लीटर एटीएम में चाहिए तो ये वैल्यू। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ही यूज आने वाली ये तीनों वैल्यू आर की। कि क्वेश्चन अगर कैलोरी में तो आर की वैल्यू 2 लेनी है, जूल में है तो 8.31, लीटर एटीएम में पहुंचा है तो 0.0831, राइट। देखो सिंपल सी टर्म। अब हम देखेंगे वर्क डन। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले अपन अभी, वर्क डन इन वेरियस प्रोसेस। वर्क डन इन वेरियस प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले बात करते हैं इरिवर्सिबल वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहला वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो रिवर्सिबल ना हो, तो उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब क्वेश्चन में अपने को खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या लगाए। तो अगर कंडीशन दे रही कि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो, या तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट क्या है, या फिर फाइनल प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है, तो ये कुछ वर्ड है जिससे अपन को पता चल जाएगा कि वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस में पूछ रहा है वो। जिसमें क्या हो, क्वेश्चन में क्या दे दिया, एक्सटर्नल प्रेशर या तो कांस्टेंट दे दिया, या फिर फाइनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो, उस वक्त अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है। मैंने 2 पॉइंट यूज किए यहाँ पे। एक तो ये कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो या फिर फाइनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो, तब वर्क डन के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस साइन के साथ।
वर्क डन का पहला फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही आपको धीरे धीरे लिखते हुए याद करनी है ये चीज। दूसरा आ गया वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस की पहचान क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा ना वो वेरिएबल होगा, चेंज होगा वो प्रेशर। अगर क्वेश्चन पूछ रहे कि एक कोई वर्क डन है, सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है, इतना प्रेशर से स्टार्ट हो रहा है और इतना बार प्रेशर पे खत्म हो रहा है, तो एक से पॉइंट से दूसरे प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर वेरिएबल है तो वर्क डन क्या है? रिवर्सिबल है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? माइनस P डेल्टा V लॉग वॉल्यूम 1 से लेकर वॉल्यूम 2 तक। ठीक है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल है तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे, नहीं है अगर वेरिएबल तो इरिवर्सिबल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसी के अंदर दो तीन चीजें, रिवर्सिबल में और चीजें आती हैं। रिवर्सिबल में आइसोथर्मल, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये पूरा क्वेश्चन में लिखा होगा कि वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा। आइसोथर्मल आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट? तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 ये हो जाएगा। कैसे हुआ? देखो PV इक्वल्स टू nRT, ये तो कांस्टेंट होता है, अगर ये भी कांस्टेंट है तो P1 V1 किसके बराबर हो गया? P2 V2 के बराबर हो गया, राइट? ये P1 V1 हो गया, ऐसे P2 V2 हो जाएगा। nR तो होता ही है और T अपन ने कांस्टेंट रख ही लिया। आइसोथर्मल मतलब क्या हो गया? आइसोथर्मल मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो P1 V1 किसके बराबर हो गया? P2 V2 आइसोथर्मल के लिए हो गया। तो इसके लिए वर्क डन क्या हो गया? वैसे तो वर्क डन की पूरी डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन में आपको जाना नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे फॉर्मूला है और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आया कि वर्क डन किससे पूछा है तो ये फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। वर्क डन माइनस 2.303 RT log V2 by V1। ठीक है, अभी अपन ने और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, ये सेम फॉर्मूला है, अलग नहीं है ये, RT log P1 by P2। कैसे आया? याद क्या रखना है ये। अभी अपन ने देखा था आइसोथर्मल के लिए P1 V1 किसके बराबर होता है? P2 V2 के लिए होता है। तो ये V2 by V1 है, इसको मैं नीचे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? V2 by V1 किसके बराबर हो जाएगा? P1 by P2 हो जाएगा। तो याद क्या रखना? V2 by V1, इससे ही डिराइव होगा, ये आ गया। ठीक है, ये याद नहीं करना आपको, अगर ये याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, V के लिए V2 था या P के लिए P2 था, इसलिए याद ये करना। और ये चीज आइसोथर्मल आपके सबसे पहले दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। जैसे एडियाबैटिक के लिए क्या आनी चाहिए? Q0 है, तो वैसे आइसोथर्मल के लिए सबसे पहले दिमाग में चीज आनी चाहिए ये। अगर वर्क डन पूछा तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वर्क डन का। ये किसके लिए हो गया? वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब मैं वर्क डन बात करता हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, राइट? कुछ नहीं है, सारी चीजें अपन ने पढ़ रखी है, फॉर्मूला डिराइव करेंगे बेसिक को याद रखते हुए। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, है ना? एडियाबैटिक प्रोसेस दिमाग में आते ही अपन को पता है कि Q0 होता है, और सबसे पहला फॉर्मूला याद करो, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। तो वहां पे Q0 है तो डेल्टा U किसके बराबर आ गया? W के बराबर आया कि नहीं है? W के बराबर आ गया। और दूसरी चीज अपन ये जानते हैं कि ये जो होता है ना, ये डेल्टा U, अपन ने फॉर्मूला देखा था कि डेल्टा U प्लस डेल्टा T, ये देखा था ना, ये वाला फॉर्मूला याद है आपको? फॉर्मूला नंबर 3 था ये। तो यहाँ पे वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा U C डेल्टा T के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 1 मोल के लिए, n मोल के लिए क्या हो जाएगा? NC डेल्टा T। इसको एक बार सही तरीके से लिख लेता हूँ मैं, ये तो आपको पता चल ही गया। सीधा फॉर्मूला याद करना है आपको, डेरिवेशन चाहिए, डेरिवेशन हम सीधे निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया इसके लिए? NCV एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा T हो गया है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है कुछ,
वेरियस प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालने के जो इजीली आपको लर्न करने हैं, और क्वेश्चन करोगे तो आइडिया बहुत काम आने वाले हैं आपके। अगर इसी फॉर्मूले को आगे हम डिराइव करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और देखेंगे अपन यहाँ पे। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूले को आगे हम फर्दर डिराइव करेंगे। बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, लेकिन उससे पहले एक चीज और देखेंगे, मेयर्स फॉर्मूले के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, क्योंकि उसी से आगे डिराइव होगा। मेयर्स फॉर्मूला, मेयर्स नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एक फॉर्मूला डिराइव किया, वो था Cp minus Cv equals to R। Cp क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू R। पहला तो ये इसका ये था मेयर फॉर्मूला। दूसरा था Cp upon Cv equals to गामा। ये इसकी वैल्यू प्रश्न में दे रही है, ये सीधे सीधे चीज है फॉर्मूले आपको लर्न करने के। Cp minus Cv equals to R, Cp upon Cv equals to गामा। अतः ये है मोलर हीट कैपेसिटी। अगर मैं कह दूं खाली हीट कैपेसिटी या मैं कह दूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो उसका भी देख लेते हैं। ये क्या था? हीट कैपेसिटी। मैंने आपको क्या था कि जितने भी फॉर्मूला एनसीईआरटी में यहाँ पे अपन डिराइव करते हैं वो 1 मोल के लिए करते हैं। तो अगर ये मोलर हीट कैपेसिटी है तो हीट कैपेसिटी पर मोल, हीट कैपेसिटी पर मोल, मोल ले लूँ मैं यहाँ पे, मोल 1 मोल 2 इक्वल्स टू R, राइट। और मैंने कहा था फॉर्मूला जो होता है हमेशा एक यूनिट के लिए होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं 1 रखूंगा तो क्या आया? हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी आ गया 1 मोल के लिए। अगर स्पेसिफिक है तो 1 ग्राम के लिए हो जाएगा। खाली हीट कैपेसिटी है तो देख लेते हैं। इस मोल को अगर मैं यहाँ ले लूँ, ठीक है, तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू मोल अपॉन R। मोल इक्वल्स टू क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फर्दर अपन यहाँ पे वेट क्या लेंगे? 1 लेंगे, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले जो होते हैं वो अपन एक यूनिट के लिए डिराइव करते हैं। तो ये हो गया सिंपल हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। मोलर हीट कैपेसिटी का क्या हो गया? Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। हीट कैपेसिटी का मैंने आपको बताया गया, हीट को लेके चला गया, तो खाली क्या बचा यहाँ पे? हीट कैपेसिटी। और मोल क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। चैप्टर 1 में देखा था अपन ने, मोल क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट अपन यहाँ पे यूनिट लेके चलते हैं। ये ऐसा हम करते हैं फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, हम साइज यूनिट, ताकि अपने क्वेश्चन फॉर्मूला आसान हो जाए। तो ये हो गया पर मोल। अगर मैं बात कर दूं इसी फॉर्मूले, ये तो हो गया फॉर्मूला इसका, मेयर फॉर्मूला 1 एंड 2। अब मैं मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब हीट कैपेसिटी पर ग्राम। तो अगर ये हीट कैपेसिटी पर ग्राम क्या हो जाएगा? इसके नीचे मैं वेट ले लूंगा, तो वेट को अगर देखो ये ऐसे है, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R है पर ग्राम, मतलब वेट ले लिया मैंने, इधर भी वेट ले लो। अगर वेट इधर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? Cp माइनस Cv इक्वल्स टू वेट और ये R। तो ये क्या निकल के आ जाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। सिंपल है, तीनों फॉर्मूला आ गया। इसी से अपन बाकी का फॉर्मूला जो था अभी एडियाबैटिक में वर्क डन था वो डिराइव करेंगे। क्या था वर्क डन एडियाबैटिक में? NCV dt। Cv को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, एक तो ये एक था Cp माइनस Cv इक्वल्स टू गामा, राइट। अपने को क्या चेंज करना? Cv चेंज करना। तो Cv क्या होता है? Cv इक्वल्स टू हो गया Cp अपॉन गामा। Cv दे देते हैं Cp अपॉन गामा इंटू dt बस, सिंपल है। ऐसे इसके लिए भी चेंज कर सकते हो। चेंज कर करके आप न्यूमेरिकल करोगे तो वो सिचुएशन देगा, उसमें अपने को चेंज करना पड़ेगा। आगे अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें देखेंगे। ये आपका वीडियो इतना ही है। आगे की वीडियो में अपन देखेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ देखेंगे, फर्स्ट लॉ देखेंगे, उन सब के बारे में बात करने वाला है। थैंक यू। वैसे थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर बहुत इजी है, अगर आप साथ साथ क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। आप बाकी का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।